आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। देवरूप के बराबर दर्जा प्राप्त लक्ष्मण ने भी कहा कि यह निश्चित मृत्यु है। इस हमले की शक्ति कितनी भयावह होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। भाले की आक्रामक शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत है। सातवें राजकुमार ने भी सच्चे इरादे को समझ लिया है। अगर मेरे अनुमान सही है तो इस चाल ने हमले के बारे में उनकी सारी समझ को शामिल कर लिया होगा, और यह कोई मामूली बात नहीं है। बेशक अगर मैं उनका प्रतिद्वंद्वी होता तो मैं निश्चित रूप से उनके आने और मुझे छुरा घोंपने का मूर्खतापूर्ण इंतजार नहीं करता। जब बात आती है तो दक्ष अभी भी क्षेत्र के मामले में बहुत नुकसान में है, लक्ष्मण ने आत्मविश्वास से कहा। तो क्या आपको लगता है कि दक्ष इस वार को रोक सकता है? लावण्या ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता। मैं दक्ष के अंदरूनी और बाहरी पहलुओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। सातवें राजकुमार की तुलना में ये एक अधिक भयानक विरोधी है, क्योंकि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वो आपको आगे क्या आश्चर्य देने वाला है, लक्ष्मण ने गंभीर चेहरे से कहा। हालांकि लक्ष्मण और सातवें राजकुमार के बीच लंबे समय से आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन सभी एक साथ बड़े हुए और कमोबेश एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा सकते थे। लेकिन दक्ष अलग था। मंच पर खड़े होने के बाद से आरव के साधन अंतहीन धारा में उभर रहे थे। दिव्य आत्मा का हमला, पूर्ण बचाव, 1000 बहने वाली पंखुड़ियां और अर्धचंद्र का वार, यहां तक कि पटेल परिवार की अंतिम तकनीक ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन, आरव ने पटेल परिवार के मुखिया से भी बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल किया। कोई नहीं जानता था कि आरव आगे किस तरह की विकृत चाल चलेगा। अचानक आरव ने गहरी सांस ली और वास्तव में अपनी आंखें बंद कर ली। इस दृश्य ने सभी को बहुत बड़ा झटका दिया। दक्ष यहां क्या कर रहा है? विरोध करना छोड़ दिया? शायद वो कोई चाल तैयार कर रहा है। क्या चाल तैयार कर रहा है? क्या तुम नहीं देखते कि उसने किसी भी सार ऊर्जा को बिल्कुल भी नहीं चलाया? सातवें राजकुमार की अगली चाल एक बेहद घातक हमला होने वाली है। वो अभी भी कोई मार्शल तकनीक शुरू नहीं कर रहा है। क्या ये मौत का इंतजार नहीं है? सातवें राजकुमार भी इस दृश्य को देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन इसने उसे अपनी गति को और मजबूत करने से नहीं रोका। सातवें राजकुमार की इस चाल का सार गति थी। वो स्पीयर शैडो कर्नज की संचित गति को जारी नहीं कर सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गति पर उसकी समझ पूरी तरह से गड़बड़ थी। इसके विपरीत गति पर समझ में सातवें राजकुमार बेहद दुर्जय था। यह भी इसी वजह से है कि उसने ये वर्तमान चाल बनाई। हे, तुम जानते हो कि तुम इस प्रहार से बच नहीं सकते, इसलिए तुमने प्रतिरोध करना छोड़ दिया, लेकिन मैं दया नहीं दिखाऊंगा, सातवें राजकुमार ने ठंडी हंसी के साथ कहा। ठीक इसी समय आरव ने अचानक अपनी आंखें खोली। एक राजसी आभा बाहर निकली जिसमें वो केंद्र में था। क्या तुम मुझे यहां तुम्हारे साथ आमने सामने की टक्कर के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, जैसा तुम चाहो। आरव की शांत आवाज यहां मौजूद सभी लोगों के कानों में घुस गई। यह आवाज इतनी शांत थी कि लोगों को उसके करीब जाना मुश्किल लग रहा था, जैसे कि आरव किसी दूसरी दुनिया का व्यक्ति हो। ये हार्ट लाइक स्टिल वाटर है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल हार्ट लाइक स्टिल वाटर है, जिस हार्ट दायरे को सातवें राजकुमार भी नहीं समझ पाते। इस लड़के ने वास्तव में क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में इसे समझ लिया। मिस्टर देसाई, जो पूरे समय शांत थे, ने आखिरकार एक विस्मयकारी चेहरा दिखाया। वाकई अविश्वसनीय। वो केवल 16 साल का है। हार्ट लाइक स्टिल वाटर, शायद 100 मिलियन मार्शल आर्टिस्ट में से एक भी इसे समझ नहीं सकता। आखिर उसने ये कैसे किया? मिस्टर पटेल ने भावनाओं के उतार चढ़ाव के साथ कहा। प्रत्याशित निगाहों के नीचे आरव की दोनों हथेलियां धीरे धीरे बगल से ऊपर की ओर उठीं। उनकी दोनों हथेलियों से 2 अलग अलग सार ऊर्जा विशेषताएं बाहर निकली। उनके बाएं हाथ की हथेली में एक छोटा सा बवंडर था। बवंडर वर्तमान में तेजी से फैल रहा था, धीरे धीरे एक पवन ड्रैगन की विशेषताएं ले रहा था। उनके दाएं हाथ के बीच में पीली लपटों का एक छोटा समूह था। जैसे जैसे ये धधकती गई, लौ और भी तेज होती गई, धीरे धीरे एक अग्नि ड्रैगन का रूप लेती गई। आरव इस समय स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को उन्मादी ढंग से जुटा रहे थे। शीर्ष चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र केवल एक बहुत ही छोटे दायरे वाले क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को जुटा सकता था, लेकिन आरव के लिए शीर्ष चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र पहले से ही स्वर्ग
और पृथ्वी सार ऊर्जा के प्रति उनकी आत्मीयता को असाधारण रूप से भयानक सीमा तक पहुंचने देने के लिए पर्याप्त था। आरव ने इस आत्मीयता को और भी अधिक सार ऊर्जा जुटाने के लिए हृदय की तरह स्थिर जल अवस्था में प्रवेश किया। इस पल में आरव भी पहले से ही एक आखिरी थ्रो पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था। सातवें राजकुमार की गति अभी भी तेजी से बढ़ रही थी। ठीक उसी समय सातवें राजकुमार की आभा अंतः अपने चरम पर पहुंच गई। टायरेंट मार्शल होवलिंग वीडियोस्फीयर। सातवें राजकुमार ने धीमी आवाज में चिल्लाया। एक भाला छेदा गया जो असीम स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के साथ बह रहा था, चरम सीमा तक हिंसक। जहां से वो गुजरा वहां चारों ओर रेत और पत्थर फेंके गए। पूरा मंच पहले से ही उसके एक भाले से धूल में मिल चुका था। उसी समय आरव की हथेलियां जोर से टकराईं। दो छोटे ड्रैगन बाहर निकले जो तुरंत आपस में उलझ गए। वायु अग्नि हिंसक ज्वाला रूपांतरित ड्रैगन। आरव ने दहाड़ लगाई। आपस में जुड़ने की प्रक्रिया में दो छोटे ड्रैगन वास्तव में धीरे धीरे एक में विलीन हो गए। हवा और आग का एक विशाल ड्रैगन बन गए। विशाल ड्रैगन दहाड़ते हुए सातवें राजकुमार की ओर बढ़ा। इसने वास्तव में ड्रैगन की दहाड़ की एक श्रृंखला दी। ब्रह्मकेश के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और वो चिल्लाया, जल्दी करो, जल्दी से दूर जाओ। दरअसल उसे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी। मंच के नीचे मौजूद हर किसी ने पहले ही कुछ गड़बड़ महसूस कर ली थी। इन दो लोगों की हरकतें बहुत भयानक थी। एक बार जब वे आपस में टकराए तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या होगा। अभी पूरा मंच पहले से ही महीन पाउडर में बदल चुका था। हर तरफ से धमाके की लहरें उठ रही थी। स्टैंड पर मौजूद प्रतिष्ठित अतिथियों को देखकर लगा कि वे बहुत पहले ही अपनी सीट छोड़ चुके थे, जबकि दर्शक असमंजस में थे। तभी दोनों लोगों के हमले आपस में टकरा गए। गड़गड़ाहट, एक धमाके की आवाज आसमान में गूंजी जो सभी के कानों के पर्दे तक चौंका देने वाली थी। एक चमकदार रोशनी सूरज की तरह फैल गई जिसने लोगों को अंधा कर दिया। जल्दी से भागो। एक मार्शल आर्टिस्ट ने सोचा कि वो सुरक्षित दूरी पर चला गया है, लेकिन उसने जल्दी ही कुछ गड़बड़ का पता लगा लिया और वो बहुत बड़े हवाई धमाके से उड़ गया। एक के बाद एक दयनीय चीखें उठीं, केवल ये देखने के लिए कि मार्शल आर्टिस्ट एक एक करके बहुत बड़े हवाई धमाके से उड़ रहे थे। एक ही हमले की शक्ति पूरी तरह से भयावह थी। क्या, आखिर क्या हुआ? उन दो लोगों ने क्या किया? आउच, दर्द हो रहा है। क्या ये सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र और क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट के बीच लड़ाई है? सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र और क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट इस हद तक शक्तिशाली कब हो गए? कौन जीता? पता नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो अंधा करने वाली रोशनी पहले से ही एक दर्जन से अधिक सांसों तक बनी रही है और वास्तव में अभी तक समाप्त नहीं हुई है। कई लोगों ने आंखें सिकोड़ ली। ये देखना चाहते थे कि प्रकाश के उस बंडल के अंदर क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने केवल सफेद रोशनी का एक विशाल विस्तार देखा और कुछ भी नहीं देख सके। कई और सांसें बीत गई। अंततः सफेद रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। दर्शकों की आंखों में जो पहली चीज दिखाई दी वो खंडहरों का एक विस्तार था। मंच पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुका था और जो चीज उसकी जगह ले रही थी वो एक बहुत बड़ा गड्ढा था। विशाल गड्ढे में सातवें राजकुमार अपने भाले के साथ खड़े थे। वो रूप बहुत ही भयावह था और उसके सामने 800 फीट से अधिक दूर मारा गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पूरे शरीर पर चोटें थी जो बहुत ही भयावह लग रही थी। एक बार जब कोयल ने इसे देखा तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। उसने एक झटके से सिर का पर्दा नीचे खींचा और उड़ते हुए आरव के सामने भागी। आरव को सहारा देते हुए आंसू टपकटपक कर बहने लगे। आरव की आंखें कसकर बंद थी। उसका रंग पीला सफेद था जो बेहद कमजोर लग रहा था। युवा मास्टर दक्ष, क्या आप ठीक है? आरव के चेहरे पर पीड़ा थी और उसने कोयल के शब्दों पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं की। कोयल बहुत चिंतित थी और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। आरव को गले लगाते हुए वो बहुत दुखी होकर रोई। छोटा जूनियर भाई अविजीत भी स्थिति देखकर घबरा गया और जल्दी से आरव के ओर भागा। अविजीत ने जल्दी से आरव की नब्ज टटोली। जब उसने देखा कि आरव अभी सिर्फ बेहोश है तो उसे राहत मिली और उसने लंबी सांस ली। निश्चिंत रहो, छोटे जूनियर भाई को अभी बहुत तेज झटका लगा है और वो बेहोश हो गया है, अविजीत ने कोयल से कहा। उसे चिंता के कारण घबराहट हुई। कोयल खुद भी एक कीमियागर थी। पहले वो वास्तव में आरव की नब्ज पढ़ना भूल गई थी। सब ठीक है? ये वाकई बहुत बढ़िया है। कोयल खुशी से रो पड़ी, लेकिन अविजीत ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, क्या ठीक है? क्या वो तुम्हें ठीक लग रहा है? उसकी ये चोट, शायद उसे कुछ समय के लिए बिस्तर पर पड़े रहना पड़ेगा। फिलहाल आरव बहुत दुखी दिख रहा था। बाहरी घावों को नजरअंदाज करते हुए उसके अंदरूनी अंगों पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा था। अगर उपचार में सहायक औषधियां न होती तो एक भी दुर्घटना और वह मर जाता। वो कैसे ठीक हो सकता था?
अभिजीत की नजर अनायास ही घृणा से सातवें राजकुमार की ओर चली गई। वो केवल ये देखने के लिए था कि सातवें राजकुमार इस समय आरव को सीधे देख रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। आह! दक्ष अंत में हार गया। मैंने तो ये भी सोचा था कि राजधानी का नंबर एक किताब आज ही हट जाएगा। कौन जानता था कि महामहिम सातवें राजकुमार वास्तव में पहले से ही इस हद तक शक्तिशाली है। दक्ष अंत में अभी भी कोई चमत्कार करने में असमर्थ है, लेकिन उसके लिए इस कदम तक प्रदर्शन करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत स्वर्ग विरोधी है। उसे 1 या 2 साल और दीजिए और वो सभी पहलुओं में महामहिम सातवें राजकुमार से आगे निकल जाएगा। इस युद्ध में दक्ष की नैतिक जीत हुई। सातवें राजकुमार से वो अंतिम प्रहार सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी शायद न झेल पाए। दक्ष सिर्फ 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार हैं, लेकिन उन्होंने 7वें राजकुमार के साथ इस हद तक लड़ाई लड़ी। मेरे दिल में वो विजेता है। ताकतवर लोगों ने हमेशा लोगों का सम्मान जीता है। आरव के प्रदर्शन ने पहले से ही मौजूद लोगों के विशाल बहुमत की मान्यता प्राप्त कर ली थी। उनके दिलों में आरव का 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के साथ 7वें राजकुमार से थोड़ा हारना, जिसकी ताकत एक बड़े क्षेत्र से कम है, उसे किसी भी तरह से विफलता नहीं माना जाएगा। ब्रह्मकेश ने पास आकर बुरी तरह घायल आरव को देखा और फिर से 7वें राजकुमार को देखा। कुछ समय के लिए उसे समझ में नहीं आया कि उसे परिणामों की घोषणा कैसे करनी चाहिए। यह मैच 7वें राजकुमार खांसी 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 ब्रह्मकेश ने आधे ही कहा था, लेकिन आरव की हिंसक खांसी की आवाज ने उसे बाधित कर दिया। कोयल इस स्थिति को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, दक्ष, तुम आखिरकार जा गए। तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। ये कहते हुए कोयल फिर से रो पड़ी। आरव ने सूखी मुस्कान के साथ कहा, तुम एक अच्छी शिष्या हो। अब और मत रो, नहीं तो तुम और सुंदर नहीं दिखोगे। गुरु ने तुमसे जो वादा किया था वो सब पूरा हो गया। कोयल के चेहरे पर संदेह था और उसने कहा, आप पहले ही हार चुके हो। हाँ, मैंने कहा था कि मैं उसे पीटने जा रही हूं। मैं उससे कैसे हार सकती हूं? आरव की हंसी ने उसके घावों को प्रभावित किया। उसे तब तक चोट पहुंचाई जब तक कि उसने पीड़ा में अपना चेहरा नहीं मोड़ लिया। आरव की आवाज अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि सामने बैठे 7वें राजकुमार के चेहरे के भाव बदल गए। एक कश के साथ एक बड़ा मुंह खून मुंह से निकल गया और वो पीछे की ओर गिर पड़ा। यह दृश्य बहुत अचानक था। हर कोई बिना तैयारी के पकड़ा गया। यहां क्या हो रहा है? क्या महामहिम 7वें राजकुमार ने जीत हासिल नहीं की? क्या यह साजिश बहुत जल्दी पलट नहीं रही है? क्या यह सच है कि दक्ष ने कोई चमत्कार किया है और राजधानी की जूनियर पीढ़ी में अब से नंबर 1 व्यक्ति बन गया है? हे भगवान, अपने वर्तमान राज्य के साथ भविष्य में कौन उससे आगे निकल सकता है? एकाएक पूरा चौक फट गया। विस्मय की आवाजें उठीं और गिरी। यह दृश्य बहुत अकल्पनीय था। दक्ष को पहले से ही बुरी तरह से पीटा गया था और वो बुरी तरह घायल होकर मर रहा था, लेकिन एक पल में स्थिति बदल गई। 7वें राजकुमार खून उगल कर गिर पड़े। इसके बजाय आरव खुशी से हंस रहा है। हालांकि वो अभी भी बहुत दुखी दिख रहा है। यदि आरव आज जीतता है, वो राजधानी का नंबर 1 युवा विशेषज्ञ होगा। यदि भी लक्ष्मण है, लेकिन वो केवल 7वें राजकुमार के साथ केवल बराबरी कर सकता है। आज दक्ष 7वें राजकुमार को हरा दिया, मतलब वो लक्ष्मण को भी हरा पाएगा। पवन सम्राट का भविष्य का पद निस्संदेह उसका होगा। ऐसी महिमा आरव के लिए उल्लेख करने लायक भी नहीं थी, लेकिन भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों के लिए यह सर्वोपरि था। पहले तो सबकी समझ में फ्यूचर की पवन सम्राट लक्ष्मण और 7वें राजकुमार उन दोनों में से एक होने वाला था, लेकिन अब आरव प्रकट हुआ और पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। कोयल की सहायता से आरव ने एक औषधीय गोली खाई जिसे उन्होंने स्वयं परिष्कृत किया था। उनकी चोटें बहुत तेजी से ठीक होने लगी, जबकि वे अभी भी खड़े होने में असमर्थ थे। उनका रंग पहले से ही गुलाबी हो गया था और उनकी सार ऊर्जा भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। इस तरह की रिकवरी की गति ने सभी को फिर से चौंका दिया। परिवार मुखिया ब्रह्मकेश परिणाम घोषित करें, आरव ने आग्रह किया। ये ब्रह्मकेश ने जमीन पर पड़े 7वें राजकुमार को देखा और एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करना है। आरव ने हल्की सांस लेते हुए कहा, इसका दंत्यन पहले से ही मेरे द्वारा क्षतिग्रस्त है। इस जीवन काल में कोई भी उन्नति करना कठिन होगा, इसलिए आप अभी परिणाम घोषित कर सकते हैं। क्या दंत्यन क्षतिग्रस्त? मैं ब्रह्मकेश लगभग उछल पड़ा। अचानक से एक और वज्रपात। असहनीय अहंकारी 7वें राजकुमार वास्तव में अपंग हो गए। ये एक बार जब महामहिम पवन सम्राट को इस मामले के बारे में पता चलेगा तो वे कितने क्रोधित होंगे। दक्ष, तुम मुझे फंसा रहे हो, बजाज परिवार के लिए गड्ढा खोद रहे हो, ब्रह्मकेश ने गुस्से में कहा। लेकिन आरव ने इसकी परवाह नहीं की और कहा, मेरे पीछे किमिया पर्वत है, आप किससे डर रहे हैं?
ओ ठीक है, अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना भूल गया। जैसे ही उसने कहा, आरव ने कोयल की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा शिष्य, आओ। मैं, दक्ष, राजधानी में आज कई नायकों के सामने तुम्हें अपना शिष्य बना रहा हूं। अब गुरु को स्वीकार करो। क्या कोयल तुम्हारा शिष्य बनेगी? ब्रह्मकेश को लगा कि उसके दिमाग में कुछ कमी है। मार्शल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सहमत जीवन साथी अचानक गुरु को स्वीकार करने वाला कैसे बन गया? ब्रह्मकेश ने आरव को स्थिर दृष्टि से देखा और इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आरव का यह कदम बजाज परिवार को राज परिवार से पूरी तरह अलग कर रहा था। इसके बाद बजाज परिवार को किमिया पर्वत पर निर्भर रहना होगा, अन्यथा वे बिना कब्रिस्तान के मर जाएंगे। क्या? परिवार के मुखिया ब्रह्मकेश को लगता है कि मैं, दक्ष, आपकी बेटी को नहीं पढ़ा सकता? आरव ने शांत भाव से कहा। ब्रह्मकेश ने आरव को देखा और बहुत देर तक अवाक रहा। बहुत देर बाद ही उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, भूल जाओ, भूल जाओ। मेरे बजाज परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी महामहिम पवन सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। कौन जानता था कि जब ये मेरे ब्रह्मकेश के हाथों में पहुंचेगा तो वास्तव में इसकी ऐसी दुर्दशा होगी। कहानी खत्म हो गई है और लकड़ी नाव बन गई है। मुझे और क्या कहना है? कोयल, फिर उसे अपना स्वामी मानो। ब्रह्मकेश ने अपनी बेटी की ओर गहराई से देखा और भावनाओं के उतार चढ़ाव से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि आज की पति खोज प्रतिस्पर्धा वास्तव में इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा। अपने पिता की अनुमति प्राप्त करते हुए कोयल के हृदय में मौजूद आखिरी उलझन भी धुंध और धुएं की तरह गायब हो गई। तुरंत उसने आरव की ओर गंभीरता से प्रणाम किया। गुरु, शिष्य कोयल का प्रणाम स्वीकार करें। आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ, अच्छा शिष्य, ये सोचना कि मेरी, दक्ष की पहली शिष्या वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा है। गुरु की वर्तमान शक्ति अल्प है और उसके पास आपको देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। ये जेड पर्ची आपके गुरु स्वीकृति उपहार के रूप में उपयोग की जाती है, इसे ले लो। जैसा कि उन्होंने कहा, आरव ने कोयल को एक जेड पर्ची दी। कोयल ने झिझकते हुए जेड स्लिप प्राप्त की। उसकी अभिव्यक्ति कुछ खाली थी। वो गुप्त उद्देश्यों से आरव को अपना गुरु मानने के लिए सहमत हुई और यह वास्तव में कुछ सीखने के लिए नहीं था। उसने नहीं सोचा था कि आरव ने वास्तव में उसके लिए गुरु स्वीकृति उपहार तैयार किया है। देखो, गुरु ने तुम्हारे लिए आत्मा साधना मंत्र और 2 शोधन कलाओं का एक सेट तैयार किया है। तुम्हें भविष्य में उनका अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। आरव ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। कोयल ने बताए अनुसार अपनी दिव्य भावना को जेड स्लिप में डुबोया और देखना शुरू कर दिया। यह दृश्य सभी की नजर में बेहद हास्यास्पद लग रहा था। आरव का दिव्य आत्मा क्षेत्र कमोबेश कोयल के समान ही था। दोनों ही उच्च श्रेणी के कीमिया ग्रैंडमास्टर थे। अब आरव एक ऐसी लड़की को अपना शिष्य बनाना चाहता था जिसकी ताकत उसके सापेक्ष थी। कोई भी इसे कैसे भी देखे, यह कुछ हद तक अजीब था। यहां आरव क्या खेल खेल रहा है? कोयल राजधानी के 2 सर्वोच्च सुंदरियों में से एक है। इसके अलावा आप सभी कोयल के उस चिंतित चेहरे को देखिए जब दक्ष अभी घायल हुआ था। स्पष्ट रूप से वो उससे प्यार करता है। उसने वास्तव में उसे केवल एक शिष्य बनाने के लिए ही राजी हुआ होगा। दक्ष कितना क्रूर है। कोयल मेरी देवी है। दक्ष राजधानी का नंबर युवा विशेषज्ञ बन चुका है और वो वास्तव में मेरी देवी की गरिमा को रौंदने की हिम्मत करता है। मैं उससे लड़ूंगा। भाड़ में जाओ तुम्हारी 2 पैसे की ताकत के साथ ये उसके दांतों के बीच के अंतराल को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी लड़ना चाहते हो। हालांकि दक्ष की हरकतें वास्तव में अकल्पनीय रूप से अजीब है। वो खुद एक उच्च श्रेणी का कीमिया ग्रैंड मास्टर है। वो कोयल जैसे उच्च कीमिया ग्रैंड मास्टर को कैसे सिखाएगा? मेरे ख्याल से ये दक्ष अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। भले ही वो आदरणीय कीमिया संप्रभु का शिष्य है, लेकिन अपने समकक्ष अल्केमी ग्रैंड मास्टर कोयल को कीमिया में संकेत देने की बात करना शायद वो अभी तक पर्याप्त रूप से योग्य नहीं है ना? हालांकि मैं बहुत उत्सुक हूं कि उसके जेड सिप के अंदर क्या क्या चीजें हैं। हे, क्या हो सकता है? बस उसकी अपनी साधना विधिया और शोधन विधिया। बस यही कि ये चीजें। उसकी समझ पहले से ही कोयल से थोड़ी ज्यादा मजबूत है ना? शिष्यों को गुरु द्वारा साधना विधिया सिखाना सिर्फ साधना विधिया सिखाना नहीं है। ये शिष्यों के संदेहों को स्पष्ट करना और साधना की प्रक्रिया के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं के संकेत देना होता है। खास तौर पर कीमिया कौशल। ये गहरा और गहन था। सीखना मुश्किल और कुशल होना मुश्किल। हर कोई जानता है कि आरव कीमिया में अद्भुत है, लेकिन चाहे वो कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो, वो सिर्फ एक अल्केमी ग्रैंडमास्टर है। उच्च क्षेत्र की चीजों के बारे में वो कितना समझ सकता है? आत्मा साधना विधिया और परिष्कृत विधिया प्रदान करना और किसी का गुरु बनना वास्तव में थोड़ा बहुत बच्चों का खेल लगता है। और वर्तमान में कोयल की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। दक्ष, कोयल को स्पष्ट रूप से अभी तक
आरव गुरु को बुलाने की आदत नहीं थी। गुरु बुलाओ, आरव ने शांत भाव से कहा। कोयल ने गहरी सांस ली और पुकारा, गुरु। ये गुरु का स्वीकृति उपहार बहुत कीमती है। हाँ, तुम मेरे शिष्य हो। अपनी साधना में संकेत देना गुरु के कर्तव्य के अंतर्गत है। क्या कीमती? आज से तुम जेड स्लिप पर आत्मा साधना विधि की साधना करोगे, लेकिन तुम्हें गुरु से वादा करना होगा कि यह विधि बिल्कुल भी दूसरे के लिए प्रकट नहीं की जानी चाहिए। केवल तुम ही इसे साधना कर सकते हो। अन्यथा यदि तुम अवहेला करते हो तो गुरु और शिष्य के रिश्ता नष्ट हो जाएगा। और मेरे हिसाब से तुम्हारे जैसे उच्च श्रेणी की किमिया ग्रैंड मास्टर कभी ऐसा नहीं करेंगे। आगे तक बात करते करते आरव की आवाज बेहद सख्त हो गई। दरअसल आरव ने कोयल को जो दिया वो 1000 एगमेंटिंग सोल इंक्टेशन के साथ साथ यिन यांग सेपरेशन फ्लो तकनीक और ट्राइक ओरिजिन समसारा कला खेती कौशल था। लेकिन उन्होंने कोयल को जो दिया वो 1000 एगमेंटिंग सोल इंक्टेशन के केवल पहले 5 स्तर थे। उसके लिए पीक अल्केमी संप्रभु की खेती करने के लिए पर्याप्त। इसके अलावा जेड स्लिप में 1000 एगमेंटिंग सोल इंक्टेशन और 2 प्रकार के कौशल के बारे में बेहद विस्तृत टिप्पणियां थी। वे सभी आरव की समझ के नोट्स थे। इन चीजों के साथ चाहे किसी की प्रतिभा कितनी भी खराब क्यों न हो, कीमिया संप्रभु स्तर को विकसित करना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। कोयल की प्रतिभा के साथ पीक कीमिया संप्रभु तक खेती करना केवल समय की बात है। सच तो यह है कि इस परिचय उपहार पर आरव ने भी बहुत ध्यान से विचार किया। सिर्फ प्रतिभा की बात हो रही है, जबकि कोयल के इरादों को लेकर आरव स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट थे। इसके अलावा साथ रहने के इस दौर में आरव कोयल के चरित्र पर भी भरोसा कर सकते थे। चूंकि ऐसा था तो क्यों न वह थोड़ा और उदार होकर अपनी विरासत को आगे बढ़ा दे। बिज्जदेव को मारना लगभग निश्चित मृत्यु मिशन था। यहां तक कि आरव भी ये गारंटी देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि वो निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। इसके अलावा आरव भयंकर तूफान दुनिया को तुरंत छोड़ने वाले थे। अपने इस सबसे बड़े शिष्य के प्रति वो किसी भी तरह से खराब नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने ये 3 चीजें कोयल को दे दी। संभवतः इन बातों के साथ भविष्य में कोयल का दिव्य क्षेत्र में चढ़ना कोई समस्या नहीं होगी। आरव की चेतावनी सुनकर कोयल के हाव भाव भी बदल गए और उसे पता चल गया कि उसके हाथ में इस जेड स्लिप का वजन कितना बड़ा है। कोयल भी एक विशेषज्ञ थी। जेड स्लिप की सामग्री को ऊपर उठाते हुए उसे इस जेड स्लिप का मूल्य पता चल गया। कोयल का मनसा आरव के करीब जाना था, लेकिन आरव ने वास्तव में उसे अपनी विरासत का उत्तराधिकारी मान लिया। सोचने के बाद कोयल ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, आश्वस्त रहें मास्टर, आपके ये पहली शिष्या जेड स्लिप की इंफॉर्मेशन की चेतना में धीरे धीरे अंकित कर देगा और किसी तीसरे व्यक्ति को यह जानने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, यह मामला खत्म हो गया है। मास्टर की चोटें हल्की नहीं है और उन्हें अभी भी वापस जाने और ठीक होने की जरूरत है। फिर तुम मेरे पीछे किमिया पर्वत पर वापस आओ। कोयल ने थोड़ा सिर हिलाया और वास्तव में एक शिष्य की तरह आरव का समर्थन किया और चलने लगा। आरव ने अभिजीत की ओर थोड़ा सिर हिलाया। पार्टी बस जाने ही वाली थी कि अचानक 1 दर्जन से अधिक आकृतियां आसमान से उतरी और उनका रास्ता रोक दिया। सामने वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र आदरणीय किमिया संप्रभु की उम्र के बराबर थी, और इस व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली आभा को देखकर लग रहा था कि वो वास्तव में एक दिव्य परगमन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट था। विवेक, तुम यहां किस लिए आए हो? जब अभिजीत ने उसे आते देखा तो उसकी भौहें अनायास ही सिकुड़ गई। विवेक नामक बूढ़े व्यक्ति ने अभिजीत की ओर ध्यान नहीं दिया और उदासीनता से कहा, डार्क शैडो गार्ड मामलों को संभाल रहे हैं। असंबंधित कर्मचारी जल्दी से चले जाएं, अन्यथा बिना माफी के मारे जाएंगे। विवेक की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ये एक बड़ी घंटी की तरह फैल गई। प्लाजा में मौजूद हर एक व्यक्ति ने इसे जोर से और साफ सुना। डार्क शैडो गार्ड, ये वास्तव में विंड सम्राट की कमान के तहत सबसे रहस्यमय डार्क शैडो गार्ड है। क्या ये एक संप्रभु स्तर के पावर हाउस की शक्ति है? इतना शक्तिशाली? तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से जाओ। मैंने सुना है कि डार्क शैडो गार्ड के पास मामलों को संभालने के दौरान अत्यधिक स्वायत्तता है और रिपोर्ट करने से पहले मौके पर ही निष्पादित कर सकते हैं। अगर हम नहीं जाते तो हम एक व्यर्थ मौत मरेंगे। प्लाजा में हजारों लोग थे, लेकिन वर्तमान में वे ज्वार के पानी की तरह पीछे हट गए। बहुत जल्द विशाल प्लाजा में केवल आरव का समूह और विवेक का समूह ही बचा था। विवेक, तुम क्या कर रहे हो? अभिजीत ने फिर से पूछा। हालांकि वो विवेक से एक पूर्ण प्रमुख क्षेत्र नीचे था, लेकिन स्थिति के मामले में वो विवेक से कम नहीं था, इसलिए उसने सीधे उसका नाम पुकारने की हिम्मत की। अभिजीत आदरणीय किमिया संप्रभु के नीचे नंबर 1 व्यक्ति था। पवन सम्राट का सामना करते समय शिष्य को धनुष देने की आवश्यकता के अलावा वो अन्य लोगों की सीधे उपेक्षा कर सकता था। विवेक ने फिर भी उत्तर नहीं दिया। उसने पास ही बेहोश देवरूप को देखा
और उसकी भौहें अनायास ही सिकुड़ गई। उसने आरव से पूछा, महामहिम, 7वें राजकुमार आपसे हार गए? पता नहीं क्यों शुरू से ही आरव की पलकें लगातार फड़कती रहीं और बेचैनी महसूस होती रही। उसे लग रहा था कि विवेक अच्छे इरादे से नहीं आया है। विवेक को सवाल करते देख आरव ने कहा, तो क्या हुआ अगर हाँ? क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसके लिए बदला लेना चाहते हैं? हाँ, बदला लेने से स्वाभाविक रूप से इस बूढ़े की बारी नहीं आएगी। आरव, मेरे साथ चलो, विवेक ने हल्की हंसी के साथ कहा। आरव मन ही मन घबरा गया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था जब उसने कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? लेकिन क्या तुमने गलत नाम पुकारा? विवेक ने भाव शून्यता से कहा, मैंने गलत नाम नहीं पुकारा। तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानते हो। हालांकि तुमने वास्तव में महामहिम 7वें राजकुमार को इस हद तक हरा दिया। महामहिम, पवन सम्राट शायद तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। अविजीत का चेहरा उतर गया जब उसने कहा, विवेक, तुम यहां ऐसी बातें नहीं कहते जो लोगों को भ्रमित करने के लिए न तो समझ में आती है और नहीं पूंछ। बस जो कहना है कह दो। लेकिन अगर तुम छोटे कनिष्ठ भाई को छूना चाहते हो तो पहले मेरे पास से निकल जाओ। विवेक ने अविजीत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसे बार बार अपने छोटे कनिष्ठ भाई के रूप में पुकारते हो। क्या तुम उसकी असली पहचान जानते हो? अविजीत ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा मतलब यह है कि मास्टर आदरणीय किमिया संप्रभु अंधे हैं जो छोटे कनिष्ठ भाई को शिष्य के रूप में अपना रहे हैं? विवेक की अभिव्यक्ति थोड़ी लड़खड़ा गई। अविजीत ने आदरणीय किमिया संप्रभु जैसे महान इंसान को अनायास ही सामने ला दिया, जिससे उसे सावधानी से जवाब देना पड़ा। इसके अलावा आदरणीय किमिया संप्रभु अपने लोगों के लिए सबसे ज्यादा रक्षात्मक है। ये बात सभी जानते थे। अगर कोई उसे सच में क्रोधित कर देता तो वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि आदरणीय किमिया संप्रभु का क्षेत्र उसके जैसा ही था, लेकिन वो एक ऐसा चरित्र था जिससे पवन सम्राट भी डरते हैं। बेशक मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आदरणीय किमिया संप्रभु को भी अंधेरे में रखा गया हो। विवेक जाहिर तौर पर इस बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर लिटिल जूनियर ब्रदर ने वाकई मास्टर आदरणीय किमिया संप्रभु को धोखा दिया है तो उसे सजा देने के लिए स्वाभाविक रूप से उसका मास्टर है। आपके डार्क शैडो गार्ड को एक अनावश्यक कार्रवाई करने की नौबत कब आई? लिटिल जूनियर ब्रदर, चलो, अविजीत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। यह कहते हुए अविजीत अपने साथी प्रशिक्षुओं को लेकर आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया। विवेक उन्हें कैसे जाने दे सकता था? कदमों में थोड़ी सी बदलाव के साथ वो फिर से उनके सामने रुक गया। अविजीत की भौहें सिकुड़ गई और उसका स्वर धीरे धीरे ठंडा हो गया। विवेक, क्या तुम शाही परिवार और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बीच दुश्मनी भड़काने पर तुले हो? विवेक ने सिर हिलाकर कहा, कीमिया राजा अविजीत को ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ये विवेक भी आदेश पर यहां है। आप सब शायद अंधेरे में हैं। तुम्हारा छोटा भाई एक जासूस है जो अंतहीन दुनिया से घुसपैठ करके आया है। ये बात पहले से ही पृष्टि हो चुका है। अगर कीमिया राजा अविजीत को विश्वास नहीं होता तो तुम खुद उससे पूछ सकते हो। अविजीत का दिल धड़क उठा और वो दुविधा में फंस गया। सच में विवेक के पहले के शब्दों से अविजीत को पहले से ही कुछ संदेह था, लेकिन वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ये उसके दिल की गहराई से सच था। एक पल सोचने के बाद अविजीत ने अपने दिल में संदेह को बलपूर्वक दबा दिया और विवेक से कहा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी छोटे भाई को वापस ले जाता हूं। हमारे मास्टर निष्पक्ष रूप से इसे संभालेंगे। विवेक का चेहरा उतर गया और उसने चाहा कि वो एक हथेली से अविजीत को मार सके। इसे निष्पक्ष रूप से संभालोगे। अगर तुम इस लड़के को वापस लाओगे तो तुम सब निष्पक्ष रूप से संभालने के लिए अपने दरवाजे बंद कर लोगे। उस समय क्या मुझे उसे मांगने के लिए आदरणीय किमिया संप्रभु के सामने जाना होगा? बिल्कुल नहीं। इस मामले की पहले से ही स्पष्ट रूप से जांच हो चुकी है। किमिया राजा अविजीत को वापस जाकर लॉर्ड आदरणीय किमिया संप्रभु से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी आरव को ले जा रहा हूं। जब समय आएगा, महामहिम, पवन सम्राट आदरणीय किमिया संप्रभु को व्यक्तिगत रूप से समझाएंगे, विवेक ने तुरंत कहा। मैंने पहले कहा था, छोटे जूनियर भाई को छूना है तो पहले मेरे पास से निकलना होगा। विवेक, अगर तुम्हें क्षमता है तो मुझे मार दो। तुम। विवेक इतना क्रोधित था कि वो 7 छिद्रों से धुआं उगल रहा था। जैसे जैसे वे बोलते गए, दोनों पक्षों की बारूद की गंध धीरे धीरे बढ़ती गई, असहमति के एक शब्द के साथ, और वे लड़ने लगे। लेकिन अगर वे वास्तव में लड़ते तो आरव का पक्ष निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान में होता। दूसरे पक्ष के पास न केवल विवेक था, बल्कि अन्य लोग भी ज्यादातर सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। आरव के पक्ष में सभी कीमियागर थे। वे डार्क शैडो गार्ड का मुकाबला कैसे कर सकते थे? ठीक है, मैं सबके सामने उसकी पहचान उजागर करूंगा। देखो तुम अभी भी उसका बचाव कैसे करते हो। मिलन कपड़िया, बाहर आओ।
विवेक चिल्लाया। सबके सामने एक आकृति दिखाई दी। जब आरव ने उसे आते देखा तो उसका चेहरा भी बदल गया। संयोग का वो आखिरी निशान भी गायब हो गया। बहुत दिनों से नहीं मिले आरव। तुम्हें खोजने के लिए मैंने पिछले कुछ महीनों में पूरी राजधानी को उलट दिया है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में मेरी पलकों के नीचे होगे और यहां तक कि आदरणीय किमिया संप्रभु के शिष्य भी बन जाओगे। अगर आज मैं अचानक जीवन साथी मार्शल प्रतियोगिता को देखने की इंटरेस्ट नहीं लेता तो मुझे डर है कि मुझे यह भी पता नहीं चलेता कि तुम कब वापस अंतहीन दुनिया में भाग जाते। हालांकि मिलन ने यह बात मुस्कुराते हुए कही थी, लेकिन कोई भी उसके शब्दों में क्रोध को पहचान सकता था। मिलन द्वारा कहे गए ये शब्द किसी भी तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थे। इन कुछ महीनों में वो शहर के द्वारों पर जाता था और वहां निगरानी रखता था ताकि आरव को खोज सके। फिर भी कई महीने बीत गए और उसे जानकारी का कोई संकेत भी नहीं मिला। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि आरव न केवल बहुत पहले राजधानी में प्रवेश कर चुका है, बल्कि आरव आदरणीय किमिया संप्रभु का 8वां शिष्य भी बन गया है। इस खोज ने उसे इतना उदास कर दिया कि वो खून की उल्टी करने वाला था। मिलन को देखकर आरव को पता चल गया कि उसके निशान आखिरकार अभी भी उजागर थे। ये जानते हुए कि वो इसे छिपा नहीं सकता, आरव ने एक हल्की आह भरी और कहा, तो ये मिलन है। हमें मिले हुए वाकई बहुत समय हो गया है। मुझे नहीं लगा था कि तुम वास्तव में मेरे मामलों पर इतना ध्यान दोगे। जब आरव के शब्द निकले तो अभिजीत और अन्य लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ये उसके जासूस होने की बात को स्वीकार करने के बराबर था। ये कैसे संभव है? मैंने पहले भी आपकी दिव्य आत्मा की स्पष्ट रूप से जांच की है। सभी विशेषताएं हम भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकारों के साथ बिल्कुल समान थी। बगल में ब्रह्मकेश का चेहरा पहले से ही मौत की तरह पीला पड़ गया था और अभी तक उसे इस पर यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई। ये शब्द सुनकर विवेक के चेहरे पर भी संदेह हुआ। उसका क्षेत्र ब्रह्मकेश से बहुत ऊपर था और वो समझ सकता था कि आरव की दिव्य आत्मा भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकारों से अलग नहीं थी। अगर मिलन ने आरव को अपनी आंखों से पहले नहीं देखा होता तो उसके लिए आरव पर शक करना बिल्कुल असंभव था। सच में अगर यह बात नहीं होती तो शायद आरव का पर्दाफाश बहुत पहले ही हो गया होता। अब तक उनकी पलकों के नीचे घमंडी होना असंभव था। जिन लोगों के साथ आरव का संपर्क हुआ उनमें से कई उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार थे और वे बहुत आसानी से उसकी दिव्य आत्मा की असामान्यता को पहचान सकते थे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये बहुत आसान है। जैसे ही उसने कहा, आरव की दिव्य आत्मा में एक मिनट का परिवर्तन हुआ, लेकिन सभी के चेहरे बदल गए। ये कैसे संभव है? सभी की आंखें चौड़ी हो गई और वे अविश्वास में आरव को घूरने लगे। यहां तक कि संप्रभु स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति विवेक की पुतलियां सिकुड़ गई। वो स्पष्ट रूप से असामान्य रूप से सदमे में था। हाँ, कुछ भी असंभव नहीं है। ये केवल दिव्य आत्मा की विशेषताओं को थोड़ा बदलना है, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। काफी देर बाद ही सभी सदमे से उबर पाए। विवेक ने गंभीर स्वर में कहा, अभिजीत, आपने भी इसे देखा। और क्या कहना है? इस बच्चे की प्रतिभा लक्ष्मण और महामहिम 7वें राजकुमार से भी अधिक राक्षसी है। उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो भविष्य में मेरी भयंकर आंधी दुनिया की घातक बीमारी बन जाएगा। अभिजीत की अभिव्यक्ति लगातार चमक रही थी। स्पष्ट रूप से उसका दिल अंतहीन रूप से उलझा हुआ था। आरव ने अचानक कहा, बड़े भाई और वरिष्ठों की इन कुछ दिनों के देखभाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा भाई भी असहाय है, इसलिए मैंने अपनी पहचान छिपाई। आज का मामला छोटे भाई को ही उठाना होगा। बड़े भाई, कृपया वापस जाओ। इस मोड़ पर अभिजीत का उससे झगड़ना और दुश्मनी करना एक बहुत ही सामान्य बात थी। आरव जाहिर तौर पर उसके खिलाफ दुश्मनी नहीं करेगा। इसके विपरीत वो इस समय अभिजीत की देखभाल के लिए बहुत आभारी था। अभिजीत का इस तरह से अपनी कमियों को छिपाना आरव की सोच से बहुत मेल खाता था। हालांकि आरव को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वो ये था कि अभिजीत अचानक उसके सामने आ गया और विवेक से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो मेरा छोटा कनिष्ठ भाई है। तुम उसे दूर ले जाना चाहते हो, जरूर, लेकिन मुझे पहले उसे किमिया पर्वत पर वापस लाना होगा और मास्टर आदरणीय किमिया संप्रभु को पहले उससे निपटना होगा। किसी भी चीज से पहले वो मेरा छोटा कनिष्ठ भाई है। कोई भी उसके एक बाल को छूने के बारे में नहीं सोच सकता। तुम वाकई तर्क करने में असमर्थ हो। क्या तुम जानते हो कि इस लड़के की रक्षा करने के क्या परिणाम होंगे? अभिजीत के शब्दों ने विवेक को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने अपना पैर पटक दिया। अभिजीत ने पहले ही इस पर विचार कर लिया था और अब वो उलझन में नहीं था। उसने तुरंत शांत भाव से कहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब तक वो किमिया पर्वत पर वापस न लौट जाए तब तक प्रतीक्षा करो। मैंने उसे अंतहीन दुनिया में वापस जाने के लिए भी नहीं कहा। तुम किस बात पर हंगामा कर रहे हो? तुम मास्टर आदरणीय किमिया संप्रभु के चरित्र से वाकिफ हो।
अगर मैं आज तुम्हें आरव सौंपता हूं तो मैं वापस लौटने पर बहुत बुरी तरह मर जाऊंगा। विवेक का गला भर आया। आदरणीय किमिया संप्रभु के प्रतिबंध अभी भी सभी के दिमाग में ताजा थे। चलो। विवेक को डगमगाता देख अभिजीत ने ठंडी सांस ली और उन्हें दूर ले जाने वाला था। 1 मिनट रुको। विवेक अचानक जाग गया और जोर से चिल्लाया, अभिजीत, मुझे बल प्रयोग करने के लिए मजबूर मत करो। जैसे ही उसने कहा, दिव्य पारगमन क्षेत्र की आभा मुक्त हो गई। सभी के चेहरे बदल गए। दिव्य पारगमन क्षेत्र का उत्पीड़न कोई मजाक नहीं था। विवेक ने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया था और सभी को पहले से ही ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग फट गया हो और धरती फट गई हो। यहां तक कि सांस लेना भी बहुत मुश्किल था, जैसे कि कोई उनका गला पकड़ रहा हो। दिव्य पारगमन क्षेत्र की धारणा क्या थी? ये मूल रूप से सभी निचले क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए शिखर अस्तित्व थे। एक बार जब ऐसा चरित्र आगे बढ़ता है तो आम लोगों के पास विरोध करने का बिल्कुल भी मौका नहीं होता। यहां तक कि सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी दिव्य पारगमन क्षेत्र के सामने चींटी जैसे अस्तित्व थे। जब विवेक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो अभिजीत का चेहरा भी बदल गया। वो अहंकारी व्यक्ति नहीं था। विवेक के सामने उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन आज छोटे जूनियर भाई को किमिया पर्वत पर वापस लाने के लिए वो सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार था। ये कुछ ऐसा था जो आदरणीय किमिया संप्रभु के संरक्षण में से किसी को करना चाहिए था। उनमें से सजा देना जरूरी है तो ये भी उनके अपने लोगों द्वारा होना चाहिए। सजा देने की बारी दूसरों की कब आई? हर किसी की अपनी अपनी जिद थी और अभिजीत की जिद आदरणीय किमिया संप्रभु की वंशावली का गौरव और साथ ही अपने लोगों के प्रति सुरक्षा थी। विवेक, अगर तुम्हें क्षमता है तो मुझे मार दो। अभिजीत के शब्दों में एक बर्फीली ठंडी मंशा प्रकट हुई। विवेक ने अचानक एक आह भरी और कहा, अभिजीत, महामहिम, पवन सम्राट ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि आरव को जरूर ले जाना है। माफ करना, मैं सिर्फ अपमान ही कर सकता हूं। और फिर उसने अपनी आस्तीनें लहराते हुए देखा। एक बहुत बड़ी ताकत ने अभिजीत को उड़ा दिया। पुहवार्क। अभिजीत जमीन पर जोर से गिरा और मुंह से ताजा खून उगल दिया। सबसे बड़े भाई अभिजीत को घायल होते देख आरव के चेहरे पर भाव बदल गए। विवेक ने जरा भी संकोच नहीं किया और इस मौके का फायदा उठाते हुए सीधे हाथ बढ़ाकर आरव को पकड़ लिया। एक भयानक दमनकारी शक्ति ने आरव को सीधे जकड़ लिया। आरव वास्तव में हिल नहीं सकता था और केवल विवेक को खुद को पकड़ने के लिए दे सकता था। लेकिन इस समय एक सुंदर छाया अचानक आरव के सामने आ गई। आरव सदमे से अचंभित हो गया और चिल्लाया, कोयल, दूर जाओ। कोयल ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और आरव की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा। चाहे आप कोई भी है, आप मेरे कोयल के मास्टर है। मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। विवेक जी, मारना चाहते हैं तुम मुझे भी मार दें। कोयल ने विनम्रता से फटकार लगाई। अज्ञानी बच्चे, वास्तव में किसी दूसरी दुनिया के दुश्मन की मदद करना। मुझे अभी भी अभिजीत के प्रति कुछ घबराहट है, लेकिन सिर्फ एक छोटी बच्ची के साथ जो अभी भी तुम्हारी तरह ही कच्ची है। क्या तुम सच में मुझे तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करने देना चाहते? चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य हासिल करने में मदद करूंगा। विवेक ने ठंडी सांस के साथ कहा। आरव इतना चिंतित था कि उसे ठंडा पसीना आ गया। उसने शाप दिया, छोटी लड़की, तुम मूर्ख हो। जल्दी से मेरे लिए चले जाओ। क्या तुम सुन रहे हो? आरव विवेक की आभा से दबा हुआ था और बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। और इससे पहले देवरूप के साथ हुई लड़ाई में उसके घाव बहुत गंभीर थे। अब उसके पास जवाबी हमला करने की जरा सी भी ताकत नहीं थी। विवेक का कोयल को मारना धूल उड़ाने जितना आसान था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे असहाय होकर कोयल को मरते हुए देखना पड़े? ठीक उसी समय आरव की आंखें धुंधली हो गई। विवेक की आकृति अचानक पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। एक बड़ा मोटा आदमी अचानक प्रकट हुआ और कोयल के सामने रुक गया। यह वास्तव में दूसरा वरिष्ठ भाई अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध ने शांत भाव से विवेक को देखा और शांत भाव से कहा, विवेक, मुझे भी मार डालो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम आज कितने लोगों को मार सकते हो। उसके ऐसा कहते ही बाकी 5 वरिष्ठ भी आरव के सामने रुक गए और उसे पूरी तरह से ढक लिया। इस पल आरव की आंखें अनजाने में कुछ नम हो गई। इन वरिष्ठों को स्पष्ट रूप से पता था कि वो किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति है। फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने मोर्चाबंदी कर दी। ये कृतज्ञता आरव शायद इस जीवन में इसे भूल नहीं सकता था, चाहे कुछ भी हो। कौन कहता है कि मुझे तुम लोगों को मारना चाहिए? तुम जैसे कुछ लोग भी इस लड़के को पकड़ने के मेरे रास्ते में बाधा डालना चाहते हैं। विवेक ने ठंडी सांस ली और हल्के से हथेली थपथपाई। तुरंत हिंसक हवाएं चली जिससे सभी उड़ गए। एक दिव्य पागमन क्षेत्र मार्शल कलाकार की ताकत बस अडिग थी।
पुहवार्क। आरव पहले से ही बुरी तरह घायल था। इस समय चोटों के ऊपर चोटें ढेर हो गई और वो अपने गले में मिठास को रोक नहीं सका और खून से लथपथ हो गया। उसकी आंखों के सामने एक धुंधलापन घिर गई। उसके सामने एक छाया दिखाई दी। वास्तव में मैं नहीं बता सकता कि तुम में, लड़के में, वास्तव में ऐसा आकर्षण है कि इतने सारे लोग तुम्हारे लिए स्वेच्छा से मरना चाहते हैं। हालांकि मैं देखना चाहता हूं कि अब मुझे तुम्हें पकड़ने से कौन रोक सकता है। विवेक ने हल्के से अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए कहा। आरव का रंग कागज की तरह पीला था और पहले से ही बहुत कमजोर था। उसने विवेक को ठंडे और अलग थलग भाव से देखा और शांत भाव से कहा, तुम्हारा नाम विवेक है ना? अगर मैं आज नहीं मरा तो निश्चित रूप से वो दिन आएगा जब तुम्हें इसका पछतावा होगा। विवेक की हरकतें पहले से ही आरव के उल्टे पैमाने को छू रही थी। आरव ने बहुत शांति से बात की, लेकिन वो जितना शांत था, इसका मतलब था कि वो अभी उतना ही क्रोधित था। अगर पहले अनिरुद्ध न होता तो कोयल पहले ही मर चुका होता। विवेक अभिजीत और दूसरों की पहचान से सावधान था, लेकिन उसने कोयल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। क्या नंबर एक सुंदरता! विवेक जैसे चरित्र की नजर में ये एक मजाक था। जरूरत पड़ने पर वो किसी फूल को बेरमी से नष्ट करने से भी गुरेज नहीं करता था। आरव की बातें सुनकर विवेक की भौहें अनायास ही सिकुड़ गई। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, युवक, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ये मत भूलो कि तुम अभी कहाँ हो। ये जगह भयंकर आंधी दुनिया है, अंतहीन दुनिया नहीं। अगर मैं तुम्हें आज जाने भी दूं तो क्या तुम सोचते हो कि तुम राजधानी से भाग सकते हो? यहां हर कोई तुम्हारा दुश्मन है। तुम अकेले एक पूरी छोटी दुनिया का सामना कर रहे हो। इसलिए अपने दिल में कोई सोच मत रखो। तुम्हें बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। विवेक को आरव की बातों पर संदेह नहीं था और उसे यह भी नहीं लगा कि आरव की बातों में कोई हंसी की बात थी। आरव ने 7वें स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र की साधना के साथ देवरूप को हराया, जो उससे एक पूर्ण प्रमुख क्षेत्र ऊपर था। ऐसी राक्षसी प्रतिभा, भविष्य में उससे आगे निकल जाना व्यावहारिक रूप से पत्थर की लकीर थी। फिर भी पवन सम्राट ने उसे अवसर नहीं दिया। आरव निश्चित रूप से मर चुका था। आरव अभी बहुत कमजोर था और विवेक के साथ व्यर्थ की बहस करने में पहले से ही असमर्थ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपनी औषधि शक्ति को निखारने के लिए अपने कौशल को घुमाया। ठीक है, देर हो चुकी है। महामहिम, पवन सम्राट शायद प्रतीक्षा करते करते पहले से ही बेचैन हो गए हैं। मेरे साथ चलो। डिंग, विवेक ने कहा। उसका हाथ एक बार फिर आरव की ओर बढ़ा। एक सामान्य शाही सेनापति, तुमने मेरे शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या तुमने मेरे क्रोध को झेलने की तैयारी कर ली है? ठीक उसी समय अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी और सभी के कानों में पहुंच गई। जब अभिजीत और अन्य लोगों ने ये आवाज सुनी तो वे खुशी से झूम उठे। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? कहानी में और क्या क्या ट्विस्ट आने वाला है? क्या होगा आरव का? क्या आदरणीय किमिया संप्रभु के आने के बाद आरव बच जाएगा? क्या पवन सम्राट आदरणीय किमिया संप्रभु के लिए आरव को छोड़ देगा? क्या होगा? ये सारे सवालों का जवाब, चलिए सारे सवालों का जवाब अगले कुछ एपिसोड्स में जानते हैं।